तो एक इसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, और बाकी जो है वो आपके 4 अन्य सदस्य होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तो जो चेयरमैन है इनका वो कौन हो सकता है, वो वही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हम बात कर रहे हैं, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, और बाकी क्या है, 4 इनके अदर मेंबर हैं। बात हो रही है चेयरमैन की, तो चेयरमैन पे ही रहना। सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है वो रिटायर हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम एनएचआरसी का क्या बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे? हाँ हाँ, हम बॉडी पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, सारी बॉडी का टेन्योर है, तो वैसे ही इनका भी टेन्योर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, सीजेआई की बात हो रही है, सीजेआई। देखो ये क्या है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थोड़ी है। हमने क्या देखा था कि वो किसी भी सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में कोई भी वो पोस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से आप समझो चैरिटी वर्क हो गया, ये क्या है, चैरिटी का काम हो गया, एक तरह से आप समझो। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि इसका काम क्या है कि लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, आपके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, ये सलाह देगा, बैठेगा। आप रिटायर हो गए तो आप बैठ जाओ पास में आके, बस इतना काम रहेगा। तो चेयरमैन कौन हो सकता है, वही हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का क्या सीजेआई रिटायर हो चुका पर्सन है, वही हो सकेगा। ठीक, बाकी के 4 अन्य सदस्य, चार अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य, 4 अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य वो व्यक्ति हो सकते हैं जो या तो सुप्रीम कोर्ट को सेवा दे रहे हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सर्विंग और रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन, ये 2 मेंबर, 4 में से 2 मेंबर ऐसे लोग होंगे जो सर्विंग और रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, या फिर सेवा रहित, 4 अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य व्यक्ति हो सकते हैं जो या तो सुप्रीम कोर्ट को सेवा दे रहे हैं या सेवा दे चुके हैं। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज होने चाहिए। हाँ, रिटायर्ड जज, या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और सेवा में रहते हुए। इसी में या तो सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग और रिटायर्ड जज, या फिर हाई कोर्ट का सेवा में रहते हुए चीफ जस्टिस या रिटायर, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इन 2 सदस्य बनने के लिए योग्य है। 4 में से सब जज ही होने चाहिए। बिल्कुल। और अन्य जो 2 सदस्य हैं वो कौन होंगे, जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं
मानव अधिकार क्षेत्रों में, ह्यूमन राइट के एरिया में जिनके पास स्पेशल नॉलेज है वो हो सकते हैं 2 ऐसे व्यक्ति। तो टोटल कितने मेंबर की ये बॉडी है? 5 मेंबर की ये बॉडी है, दो व्यक्ति का दूसरा क्या निकाला? जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो ह्यूमन राइट को लेकर, विशेष अनुभव और ज्ञान वो रखते हो, एक्सपीरियंस रखते हो, जो किस चीज का? ह्यूमन राइट। मानव अधिकार। और ये व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति कौन होंगे? ये 2 व्यक्ति कौन होंगे, कौन बनेंगे? उसके लिए क्या होता है, एक कमिटी बनी होगी। वो कमिटी डिसाइड करेगी कि इन 2 में से ये 2 व्यक्ति कौन बनेंगे, ठीक है। और उस कमिटी में कुछ सदस्य होते हैं, ये भी लिखना। बिल्कुल। जो स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का चुनाव कैसे होगा? कमिटी के आधार पर होगा। और उस कमिटी में कुछ सदस्य हैं। नाम क्या है? कोई नाम नहीं है। जो 2 आपके अन्य सदस्य हैं, ठीक है, जो विशेष, जिनको विशेष अनुभव मानव अधिकार क्षेत्र में, मानव अधिकार के क्षेत्र में, इस आधार पर जिन्हें चुना जाता है, तो वो कमिटी के निर्णय पर चुना जाएगा। और उस कमिटी के सदस्य कौन कौन होंगे? पहला, प्रधानमंत्री, दूसरा, अपोजिशन पार्टी के लीडर, विपक्षी दल का नेता, अपोजिशन लीडर, विपक्षी दल का नेता, दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। तीसरा, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक। विपक्षी दल का नेता। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। मैं विपक्षी दल का नेता, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में विपक्षी दल का नेता, दोनों का। हाँ। और लास्ट, होम मिनिस्टर, मंत्री, हाँ, ठीक है। ये सारे सदस्य की क्या होगी? एक कमिटी होगी। और वो कमिटी डिसाइड करेगी कि 4 अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य जो विशेष, जिनको विशेष अनुभव के आधार पर चुना जाएगा, वो सदस्य कौन होंगे। तो ये कमिटी के मेंबर्स के नाम है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इस कमिटी के मेंबर कौन कौन होंगे, ठीक। 5 सदस्य एनएचआरसी में है, एक होगा चेयरमैन, ठीक है। बाकी होंगे 4 अन्य सदस्य। 4 में से 2 सदस्य वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्विंग या रिटायर्ड जज हो, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सर्विंग और रिटायर। और बाकी के जो 2 सदस्य हैं जिनको विशेष अनुभव के आधार पर चुना जाएगा। और किस तरह से चुना जाएगा? इनको चुनने के लिए क्या होगी? एक स्पेशल कमिटी होगी। और वो कमिटी डिसाइड करेगी कि कौन से सदस्य होंगे जो बनेंगे। और उस कमिटी के क्या है? ये सारे मेंबर्स होंगे, ठीक। अब हमने कहा ये है एक्चुअल एक्ट में 1993 वाले एक्ट में ये प्रावधान है। लेकिन अब 2019 में इसमें क्या किया है? इस एक्ट में संशोधन किया है। 2019 में क्या किया? एक संशोधन करा है, ठीक है। तो इसमें क्या संशोधन हुआ है? पहला संशोधन ये देखो, अभी इनका टेन्योर क्या है? कार्यकाल चेयरपर्सन और
सदस्यों का कार्यकाल है एक्ट के अनुसार 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक। 5 साल या 70 साल की उम्र तक आप काम कर सकते हो। लेकिन अब 2000 वाले एक्ट में क्या बदलाव किया है, कार्यकाल कितना, 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो अभी मौजूदा कार्यकाल कितना है, 3 साल या 70 ईयर्स, ये प्रेजेंट है। एक्चुअल एक्ट में कितना था, 5 साल और 70 वर्ष। ये पहला चेंज किया 2019 वाले एक्ट में। 2019 में इसको संशोधन हुआ, इनमें पहला संशोधन कि जो कार्यकाल है वो घटा दिया गया, 5 साल से करके 3 साल कर दिया। अब ये हाँ, ओरिजिनल वाला भी आपको पता होना चाहिए, संशोधन वाला भी आपको पता होना चाहिए, दोनों। तो अभी साल या कितना था, 70 वर्ष ही था। हाँ, तो अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे कि कितना होगा, तो कितना है, 3 साल और 3 साल तक के लिए काम करेंगे, या फिर 70 ईयर्स। उससे पहले तक 5 साल तक वो काम करते थे। ठीक है। दूसरा चेंजेस क्या किया है कि ये हमने देखा है कि ये जो 2 अन्य सदस्य है, ठीक है, इसको बढ़ा के क्या कर दिया, 3 कर दिया, 1 सदस्य और हमने इसमें जोड़ दिया। और वो 1 सदस्य कंपलसरी है कि वो महिला होगी, ठीक। मैम 4 बता दूंगा, 4 तो ऑलरेडी बता दो, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष है। हाँ, तो ये अभी इतना नहीं होगी, पहले 2 थे, पहले 3। अरे अभी अगर किसी कानून में बदलाव होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंटली मौजूद ये है, समझो, ये चीज़ अब पुरानी हो गई है, लेकिन पढ़ना दोनों है। तो अभी सदस्य 4 ही होते हैं, पर 1 महिला जरूरी है, ऐसा। 5 सदस्य, 1 चेयरमैन, 6 सदस्य टोटल। इसमें लेडीज का है मैम, मैडम 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। आपको क्लियर हुआ? बताओ इनको। बताऊं? तो एक चेयरमैन होगा, पहले थे 5 सदस्य, उसमें 1 सदस्य और ऐड कर दिया, जो भी अरे लेडीज। 5 सदस्य का लिखा है। अरे 5 ही तो थे ना यार, एक 4 chairman- सदस्य लिखा है ना। हाँ, तो एक एक चेयरमैन भी तो है। है तो टोटल 5 हाँ, तो सदस्य, फिर उसमें से उसमें एक और मेंबर ऐड कर दिया ना, जो लेडीज। तो 6 कर दिए। अच्छे हो गए ना मेंबर। क्लियर है? तो एक मेंबर जो ऐड किए है वो क्या होगी, कंपलसरी रूप से आपके महिला होगी, ठीक। ये आपकी क्या क्या है, 2019 वाले में ये चेंज किया है। अब हमने देखा कि एक आपका क्या है, चेयरपर्सन है, ठीक है, बाकी आपके क्या है, 5 सदस्य है, ठीक है। 5 में से 2 आपके कौन हो गए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज वज वो, और अन्य 3 सदस्य हो गए, ठीक है। 3 में से 2 हो गए आपके पुरुष, पुरुष हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन ये 1 सदस्य है, ये आपकी क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, ठीक है। इनका चुनाव कमेटी के आधार पर होगा। कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के लीडर, डिप्टी स्पीकर, यूनियन कैबिनेट, होम मिनिस्टर, ये सारे सदस्य रहेंगे। तो अब ये जो सदस्य है, ठीक है, जनरली क्या होता है, 1993 के एक्ट के अनुसार क्या होगा, ये सदस्य जो हैं, ये सदस्य वो होंगे जो जिस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसी तरह से बच्चों का भी एक आयोग है, महिला आयोग भी है, एससी आयोग भी है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हमने कल पढ़ा, वो आयोग है। तो उन सब के जो चेयरपर्सन होंगे जनरली वही लोग होते हैं जो ये 2 सदस्य बनते हैं, ठीक है। कौन, राष्ट्रीय आयोग फॉर एससी या एसटी हो सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का चेयरपर्सन हो सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, और या फिर पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़े आयोग, इन सब का जो चेयरमैन है वही क्या बनते थे अभी तक जनरली। इन ये जो 2 अन्य सदस्य है
वो बनते थे, लेकिन अब इसमें चीज़ों को ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है कि ये तो है ही, इनके साथ साथ वो व्यक्ति भी ये सदस्य बन सकते हैं जो राष्ट्रीय आयोग फॉर बच्चों के लिए है ना, बाल विकास के लिए, वो हो गए। दूसरा क्या जोड़ दिया, विकलांग, राष्ट्रीय आयोग विकलांगों के लिए। तो इन दोनों आयोगों के सदस्य जो चेयरमैन है वो भी क्या बन सकते हैं, अब इनके सदस्य बन सकते हैं। कल तक क्या था, सिर्फ यही लोग हैं। अब क्या है, बाल विकास, राष्ट्रीय आयोग फॉर बाल विकास और राष्ट्रीय आयोग विकलांग, ठीक है। इनके जो चेयरमैन है वो भी क्या है, ये सदस्य बन सकते हैं, इनके मेंबर जो है वो बन सकते हैं। कल तक क्या था, सिर्फ यही लोग जो हैं, यही लोग से मतलब है कि इनके चेयरमैन, वही जो है वो इनके एनएचआरसी के क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अब विकलांग के लिए भी और बाल विकास बच्चों के लिए भी है, वो भी हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो ये चेंज कहाँ हुआ है, आपके 2019 वाले एक्ट में। तो अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है, ये है, ये भी है प्लस ये भी है आपके। दूसरा संशोधन, ठीक है। पहला संशोधन आयु को कार्यकाल को घटा दिया गया। दूसरा संशोधन 2 सदस्य करके 3 कर दिए, जिसमें से एक क्या होगी, आपकी महिला कंपलसरी होगी। और ये वो सदस्य होंगे जो अभी तक ये थे, प्लस अब बाल विकास और दूसरा विकलांग आयोग के जो चेयरपर्सन है वो भी क्या बन सकते हैं, इनके सदस्य बन सकते हैं। ये क्या है आपका दूसरा चेंजेस। तीसरा बदलाव क्या हुआ था इसमें, तीसरा ये बात जोड़ी गई एक्चुअली। क्या जोड़ा गया, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल की क्या हुआ, सेंट्रल हुआ। उसी तरह से क्या होता है, हर एक राज्य में भी अपना एक मानवाधिकार आयोग होता है, जिसको क्या बोलेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है। तो हमने कह दिया सेंट्रल का सेंट्रल हो गया, स्टेट का स्टेट हो गया। तो अब क्या बचता है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश, बताओ अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश का कोई मामला है, यूनियन टेरिटरी का कोई मसला है, तो वो मसला कौन देखेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग देखेगा या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखेगा ना, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली सेंट्रल के कंट्रोल में है। लेकिन अब क्या प्रोविजन किया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, केंद्र सरकार अगर चाहे, तो वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का मामला उसके आसपास वाले राज्य मानवाधिकार आयोग को वो क्या कर सकता है, सौंप सकता है, ठीक है। जैसे दमन एंड दीव है ना, तो उसका मामला अब क्या है, महाराष्ट्र से अटैच है वो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भले वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये मामला जो है हम वो महाराष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग है उनको हम क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। ये प्रोविज़न 2019 वाले एक्ट में किया है कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश के मामले किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकता है। लिखो लिखो ये बात। सेंट्रल गवर्नमेंट डिलीवर कर सकता है, कैन डिलीवर द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी टू द रेस्पेक्टिव स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक। ये तीनों चारों बदलाव क्या ये 2019 में इस एक्ट में बदलाव के जरिए किए गए। तो अभी मौजूदा जो सीन है मानवाधिकार आयोग का वो ये है, ठीक। हमने कहा कि ये सारी बॉडीज क्या है, कानून के जरिए बनी है ना, एक्ट लाकर बनी है। तो टाइम टू टाइम क्या, अगर पार्लियामेंट इसमें क्या करता है, रिफॉर्म करता रहता है, सुधार करता रहता है। तो ये सब क्या है, बदलाव किए गए। ये बदलाव करने से क्या मतलब हुआ कि इनके स्कोप को और बड़ा किया, दायरे को बड़ा किया कि सिर्फ यही लोग क्यों, ये भी तो लोग हैं, ये भी तो कम्युनिटी है, इनकी भी बात को हमें रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने दायरे को बड़ा किया। आलोचना अगर हुई है तो वो सिर्फ किस बात पे हुई है कि आपने कार्यकाल को 5 साल से घटा के 3 साल क्यों कर दिया, ये गलत किया। ये इसको लेकर क्या किया, विरोध हुआ था
कि ये आपने गलत किया। मानवाधिकार ये इसीलिए हो सकता है कि सभी को मौका मिले सेवा का। इसमें सभी को समझ क्या है? मौका मिले, गलत नहीं। इसमें ये क्या हुआ कि ये पार्लियामेंट ने अपने तरीके से किया ना। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही कि मानव के अधिकारों की रक्षा। तो सबसे बड़ा खतरा किसको होता है? हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, संसद को होता है। अगर ज़्यादा पावर आपको मिले तो संसद एक तरह से, संसद को उसकी शक्तियाँ क्या होती है, लिमिट, सीमित हो जाती है। और संसद कभी भी नहीं चाहता है कि उनकी शक्तियाँ सीमित रहे। तो वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करता है कि आपकी शक्तियाँ क्या है, आपके जो राइट है वो सीमित रहे। तो उनमें से एक ये तरीका माना कि भाई इसको रोक दो, कम कर दो टेन्योर। इससे क्या होगा, अगर कुछ केस चल भी रहा है तो 1 साल 2 साल तो कहीं चला जाए, मतलब सामने वाला काम करने के मोड में आए ही और हम उसको हटा दें। तो ये डेरोगेटरी, इसको लेकर सवाल खड़े किए थे कि आपने ये सब तो ठीक किया लेकिन ये आपने गलत किया। आप सोचो ना, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी ये काफ़ी विवाद होता है कि कोई ऑफिसर आया है किसी जिले में, 6 महीने भी नहीं हुए, 1 साल भी नहीं हुए, आपने ट्रांसफ़र करवा दिया। अरे वो तब तक तो उसका काम जमने लगता है, वो समझने लगता है, वो अनुकूल होने ही लगता है, और आपने क्या किया, उसको हटा दिया। तो ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी ये विवाद काफ़ी चलता है कि आईएएस ऑफिसर, आरएस ऑफिसर का भी क्या होना चाहिए, एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए कि एटलीस्ट वो इतने वर्ष तक तो सेवा देगा ही देगा, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये हम क्यों करते हैं? आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए। एक होता है कि आप रिदम में आए ही हो और आपको वहाँ से हटा दिया। किसी भी नए एरिया को समझने में वक्त तो लगेगा, तो समझ लिया, काम एक्शन मोड में आ गए और आपको हटा दो। तो इसलिए ये गलत है। ठीक, हाँ, तो फिर उसका वो दिखेगा भी नहीं कि कैसा काम किया। हाँ दूसरे को क्रेडिट मिल जाए। फिर कानून जो मैडम होता है, वैधानिक बॉडी जो होती है, वो कानून जो सारे वो जो 2 किताब की उसमें से बनाए गए हैं। नहीं, ये क्या है, संसद ने कानून, बिल पास करते हैं। बिल से एक्ट आपका बनेगा, तो एक्ट को लाकर स्पेशली गठित किया गया इस बॉडी को। ठीक है, ये वो वाली संस्थाएं हैं सारी जिनका संविधान में डायरेक्टली कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये किसी भी अनुच्छेद के अंदर नहीं लिखा हुआ है। इस बिल पास करके कानून के तहत इसको हमने बनाया है, मानव अधिकार कानून। ठीक है, तो उसके तहत हमने क्या किया है, मानव अधिकार कानून की सुरक्षा, क्या आपके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या होगा, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा जिसका काम यही होगा कि नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, अब लिखो इसके फंक्शन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है एक सलाहकारी बॉडी है। ठीक है, इसकी कोई भी एडवाइस जो है वो क्या है, पार्लियामेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। जितने भी बॉडी है सारी एडवाइजरी तो है। दूसरा, इसका काम है देश में मानव के अधिकारों की रक्षा करना। अधिकारों की रक्षा करना। अब अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, समय समय पर वो क्या करेगा, सुझाव पेश करेगा, किसको, संसद को, कि हमें ये भी अधिकार हमारे लोगों को देना चाहिए, ये अधिकार हमारे देश के लोगों का है, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश के लोगों का हनन हो। ठीक है, सुझाव प्रस्तुत करेगा ये। दूसरा क्या करता है, अगर किसी का भी हनन हो रहा है तो क्या करेगा ये, उसके लिए रिपोर्ट भी जो है वो भी क्या करता है, संसद में पेश करता है। रिपोर्ट के जरिए वो क्या करेगा, सुझाव पेश करेगा। संसद में रिपोर्ट पेश हाँ, पर्टिकुलरली व्यक्तिगत न्यायालय में ये सब है ना, तो इसकी क्या जरूरत है? न्यायालय है, सारा काम न्यायालय ही करेगा। छोटे मोटे हो गए अधिकार वो भी नहीं करेगा। छोटे मोटे कैसे, देखो, एक होते हैं फंडामेंटल राइट, संवैधानिक मौलिक अधिकार, है ना, और एक होते हैं क्या, आपके मानव अधिकार। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक भी है और एक नहीं भी है। मौलिक अधिकार किसको बोलेंगे, जो संविधान ने अपने नागरिकों को दिए हैं। किसी भी देश के संविधान ने अपने देश के
नागरिकों को दिए हैं, तो वो हो गए आपके संवैधानिक अधिकार। ठीक। मानव अधिकार क्या हो गए? वो अधिकार हैं जो आपको आपके देश ने, आपके संविधान ने नहीं दिए हैं, वो आपको आपके इंसान होने के नाते आपको मिले हैं। जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना क्या, पढ़ाई करना, तो ये क्या है? ये आपका ह्यूमन राइट है। शिक्षा का अधिकार आपका क्या है? आपका मानव अधिकार है। ये आपका फंडामेंटल राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आपका मानव अधिकार तो है ही है, क्योंकि आप इंसान हो। ठीक है, तो ये वो अधिकार हो गए। तो वो अधिकार मतलब बिल्कुल एसेंशियल है। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप है। जैसे आप जेल में कोई व्यक्ति है, कैदी है, तो एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज वो कैदी है, क्या इसलिए वो खाना अच्छा नहीं खाएगा या उसको है ना अच्छे से रहना नहीं चाहिए जेल के अंदर? तो जेल के अंदर भी जो कैदी होते हैं उनके भी मानव अधिकारों की जांच भी ये कमीशन करता है कि भले उसने गलती की है, लेकिन हम फिर भी एक इंसान को इंसान की तरह रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको ना चारा दे दिया खाने के लिए। कैदी जो है उसको हम खाने के लिए रोटी ही देंगे, चारा कभी नहीं देंगे। तो ये क्या करता है? मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। तो उसके लिए क्या है कि ये किसी भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है कि किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मान लीजिए किसी भी एरिया के अंदर किसी लड़की या किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है, तो वो चाहे तो वो क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है, बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कि आप इस मैटर में एक्शन लेना शुरू कीजिए। ठीक है, ये क्या कर सकता है? इनको बोल सकता है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उस मैटर में इन्वेस्टिगेट शुरू करने के लिए, कार्रवाई शुरू करने के लिए। जैसे कोई कैदी है, उसका जेल में रहते हुए इतना मारा, इतना पीटा जिससे उसकी मौत हो गई, तो ये क्या हुआ? उसके मानव अधिकार का हनन हुआ। तो पता चला, सूचना मिली कि इस जिले में जो है ऐसा हुआ है, तो वो क्या करेगा? किसी भी कोर्ट को क्या बोल सकता है? ये बोल सकता है। ये ऑर्डर नहीं देगा, हमने कहा ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं दे सकता। ये क्या सिर्फ बोल सकता है कि आप, हाँ, एक तरह से ये क्या करता है? सोए हुए को जगाता है, आप उठो काम करो। क्योंकि सबसे पहली बात ध्यान रखनी, इसके सारे काम क्या है? सलाहकारी है। ठीक। चौथा, यह किसी भी जेल में विजिट कर सकता है बिना किसी को बताए भी। किसी भी जेल में ये क्या कर सकता है? विजिट, जा सकता है, किसी भी जेल में ये जा सकता है, ये देखने के लिए कि वहाँ के कैदी को अच्छे से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, इसमें इसलिए एक महिला इसलिए होनी चाहिए कि महिलाओं के साथ में भी तो होता है, तो फिर वहाँ पे वो जेंट्स का काम नहीं और देखो, कोई भी मुद्दा है, कोई भी नीति है, सिर्फ बात मानव अधिकार की नहीं हुई, जो भी नीतियाँ बनती है उसका असर बराबर रूप से महिला पर भी, पुरुष पर भी, बच्चों पर भी, बूढ़ों पर भी, विकलांग पर भी, सब पे पड़ता है। तो ये क्या है? सब अलग अलग हमारे समाज के क्या है? अंग है। तो हम क्यों ना उन लोगों को भी शामिल करें, जैसे डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में। क्यों हम सिर्फ पुरुष को ही शामिल करें? क्यों मानव अधिकार क्या सिर्फ पुरुष के ही होते हैं, महिला के नहीं होते? क्यों विकलांग के नहीं होते, बच्चों के नहीं होते, बूढ़ों के नहीं होते? इसलिए हमने क्या इसको शामिल किया है। और ये बात एक्चुअली सब पे लागू होती है, संसद के अंदर भी ये बात लागू होती है। हमने क्या कहा कि पंचायत के अंदर 1/3 रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लेकिन संसद में नहीं है। तो वो लाने का मकसद यही है कि जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की जो बात आती है, वहाँ पे सभी वर्ग का उस निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी एक अच्छी नीति बनती है। पांचवा, यह किसी भी सरकार को पीड़ित वर्ग को कंपनसेशन देने के लिए सुझाव दे सकता है, भरपाई। किसी भी सरकार को, जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो मुआवजा देने के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है कि इस बंदे को आप इतना मुआवजा दीजिए। मुआवजा देने के लिए सरकार को ये बोल सकता है। हालांकि ये मुआवजा नहीं देता है, ये नहीं देगा, न ये इन्वेस्टिगेट करता है, न ये किसी को अरेस्ट करता है,
ना ये खुद से पैसा देगा, लेकिन ये सारे काम क्या है, पीछे से ये ट्रैक करता है। बाध्यकारी तो नहीं है ना सरकार। बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार को टाइम टाइम फटकार लगाता रहता है, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, करती है सरकार, करती भी है, नहीं भी करती है। तो ये मुआवजा देने के लिए सरकारों को बोल सकता है। ठीक, अगला, यह कोई भी मैटर, जैसे जो घटना मान लीजिए आज हुई है, आज वो घटना हुई है, और अगर 1 साल के अंदर अंदर उस घटना की सूचना इन्हें नहीं मिली, तो 1 साल के बाद ये उस घटना को लेकर ये सारे काम जो है वो नहीं कर सकता। यानी कि जो घटना हुई है, घटित होने से 1 साल के भीतर ही वो क्या कर सकता है, उस मुद्दे को लेकर सारे अपने जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकता है। मामले की छानबीन कर सकते हाँ, हैं, उसके बाद नहीं। मतलब हाँ, उसके बाद नहीं, 1 साल के भीतर भीतर ही उसको वो इस मुद्दे पर इंक्वायरी कर सकता है। ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से क्या रिपोर्ट भी मांग सकता है कि आपने मानव अधिकार के क्षेत्रों में क्या किया, रिपोर्ट देता भी है और मांगता भी है। ठीक, मानव अधिकार क्षेत्रों में ये रिसर्च भी करता है, रिसर्च भी करेगा ये। रिसर्च मतलब वो संशोधन। हाँ, हाँ, ये क्या करेगा, मानव अधिकार क्षेत्रों में रिसर्च भी करेगा, दायरा बढ़ाने के लिए कि ये भी हमारे मानव अधिकार है, ऐसा करने से क्या हमारे ये वाला मानव अधिकार हर्ट हुआ, मतलब पूरी एक तरह से क्या करता है, छानबीन। किसी भी तरीके से देखा होगा आपने, थोड़ा सा भी अगर किसी भी लड़की का, जैसे आप देखो रेप हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव कौन होता है, मानव अधिकार आयोग वाले एक्टिव हो जाते हैं, सबसे पहले एक्टिव हो गए। सरकार बाद में जगेगी, सुप्रीम कोर्ट बाद में जगेगा, हाई कोर्ट बाद में जगेगा, लेकिन सबसे पहले एक्टिव कौन होता है, ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा, क्या करेगा, एकदम एक एक मतलब एक रिवॉल्यूशन चालू हो जाता है। न्यूज़पेपर में देना शुरू कर देंगे ये लोग, स्पीच देंगे, सरकार को फटकार लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे कि आप ये करो, आप वो करो। तो सबसे पहले जागता कौन है, ये आयोग जाग जाता है। हम ये जो एनजीओज होते हैं सरकार, हाँ, उसका क्या है? इनके ही होते हैं पार्ट, वो अलग है। इनके द्वारा ही, इनके नहीं द्वारा ही नहीं, वो अलग, वो किसी भी सेक्टर के लिए हो सकते हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पालतू पशुओं के लिए, है ना, रक्तदान के लिए, वो अलग है। तो ये इन नहीं 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 नहीं, कर सकते हैं, एनजीओज हेल्प करते हैं इन्हें। ये एक्चुअली जो ये काम करते हैं, ये सारा कैसे करते हैं, जो जितनी भी संस्था हैं उनसे, सरकारों से, एनजीओ की मदद से, सबकी मदद से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, तो इनका पूरा काम क्या है, कुल मिला के मानव अधिकारों के हनन होने पर ये सारे काम देखना। ठीक है, अब ये कि ये सारे जो अधिकार हैं ये इनको मिले हैं इस एक्ट से, लेकिन जो आर्मी है, सेना, जब सेना के लोगों के अधिकार का हनन होता है तो उस मामले में ये कमीशन कुछ भी नहीं कर सकता। इस कमीशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों तक है। सेना के लोगों के लिए ये कमीशन कुछ नहीं करता है। सेना के लोगों के संदर्भ में इस कमीशन का सिर्फ इतना काम है, वो क्या करता है कि संसद को पूछता है, संसद को वह पूछ सकता है कि अगर आपके इस सैन्य अधिकारी का हनन हुआ तो आपने क्या किया है, और उसका जवाब जो है संसद को 3 महीने के अंदर क्या है, इन्हें देना होता है। दैट्स इट।
इसके अलावा ये कमीशन इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। न वो मुआवजा देने की बात बोल सकता है, न वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, न वो हाई कोर्ट में जा सकता है, न वो वहाँ पे जो मिलिट्री कैंप होता है वहाँ वो विजिट कर सकता है। वो सिर्फ क्या करेगा, संसद से पूछता है, पार्लियामेंट से पूछता है कि आपने इस संबंध में क्या किया, और पार्लियामेंट को क्या है 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट जो है वो इनको पेश करनी होती है। तो सैन्य क्षेत्र में इनका जो अधिकार है, जो एरिया है, वो क्या है, कम है। ठीक है, ये हो गया NHRC।